कुंडली में अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ गए, तो फिर उसका परिहार क्या है? तो आचार्य लिखते हैं, ये प्रामाणिक बात है, क्या लिखते हैं कि अगर ऐसी कभी बात हो जाए और लग्न चक्र में कम से कम एक से अधिक ग्रह, है ना, एक से अधिक ग्रह क्या हो, या तो स्वराशि के हो, है ना, या तो फिर मूल त्रिकोण हो, मतलब डिग्री के हिसाब से वो मूल त्रिकोणगत हो जाते हो, या तो फिर उच्च के हो जाते हो, या तो अपनी राशि में बैठे हो, या अंश बल के आधार पर वो मूल त्रिकोणस्थ होते हो, जैसे सूर्य 10 अंश तक मेष राशि में, ये बात तो आप जानते हैं। उसके बाद उच्च राशि में कोई भी ग्रह हो, एक से अधिक 2-3 ग्रह, इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह हुए, ठीक है, और हम उसका परिहार ढूंढ रहे हैं कि क्या इस तथाकथित जो कालसर्प है उसका कोई परिहार हुआ कि नहीं कुंडली में। तो उच्च के ही गुरु यहाँ पे विराजमान हो गए, और साथ ही साथ यहाँ पे बुध आ गए कन्या राशि में, कोई एक कुंडली बन गई, और इसमें से यहाँ पे 2 नंबर में चंद्रमा आ गए, मतलब 3 ग्रह जन्म कुंडली में उच्च के हो गए। अगर एक हुआ, अब यही बात समझने वाली है कि अगर राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ रहे हैं, और अगर एक ग्रह उच्च का हुआ है या त्रिकोणगत हुआ है या स्वराशि का हुआ है, तो वो 25% तक का, मैं ये बात उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं आपको समझ आने के लिए, कि अगर एक ग्रह उच्च का या मूल त्रिकोणगत हुआ है, तो उसमें जो राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आने का दोष लगेगा वो मात्र 25% लगेगा, ठीक है। अगर 2 ग्रह जन्म कुंडली में उच्च के हो गए या मूल त्रिकोणगत हो गए, तो अब ये समझ लेना है कि यहां पे लगभग ये दोष कट जाएगा, काल सर्प वाली जो उसको आप कहते हैं, मैं नहीं कहता। और अगर 3 से 4 ग्रह जन्म कुंडली में उच्च के हो गए, तो वो बिल्कुल भी काल सर्प नहीं माना जाता है, वो परिहार इसका यही आचार्य लिखते हैं।